शुरुआत हम ये श्लोक से कर रहे हैं। इस श्लोक में ये लिखा हुआ है कि मैं भारत के प्राचीन काल के सभी महान स्थपति, सूत्रग्रही, वर्धकी और तक्षक, इनके चरणों में शत शत नमन करता हूं। इन सभी महान लोगों के बिना वास्तु निर्माण का कार्य हो नहीं सकता। अब यहाँ पर स्थपति, ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला जो व्यक्ति का फोटो दिखाया है वो स्थपति होता है, मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट इसको कहेंगे। उसके बाद सूत्रग्रही, उस स्थपति के नीचे एक फोटो डाला है सूत्रग्रही, जो लेआउट डालता है जमीन के ऊपर, उसे सूत्रग्रही कहा जाता है, सूत्र पकड़ता है वो। उसके बाद वर्धकी, वर्धकी का मतलब होता है कारपेंटर, जो ऊपर से राइट साइड में दिख रहा है वो आपको कारपेंटर। और नीचे है तक्षक, जो शिल्प को तराश कर उसका उपयोग, पत्थरों का उपयोग करता है। तो ऐसे ये चार लोगों का जो ग्रुप है वास्तुशास्त्र के लिए काफी मायने रखता है। इनके बिना वास्तु का काम हो नहीं सकता। तो इन सभी को हम शत शत नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं वास्तुगुरु डॉक्टर गणपति स्थपति सर के भी चरणों में शत शत नमन करते हुए एक छोटा सा तो गुरु के चरणों में वंदन करते हुए इस कोर्स की शुरुआत करता हूँ। सर का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना मुझे जरूरी लगता है। सर जो है डॉक्टर स्थपति सर, उनके जीवन काल में, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके जीवन काल में उन्होंने कई सारे कंस्ट्रक्शंस के काम किए हुए हैं। ये साइड में जो आप फोटो देख रहे हो, कन्याकुमारी, इस तट पर ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट उनके हाथों से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 133 फीट ऊंची है। जब 2004 में सुनामी आई थी, इस स्ट्रक्चर को कोई हानि पहुंची नहीं है। इस काम के लिए उन्हें गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सराहा गया और उनको शिल्प गुरु और पद्म भूषण इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वास्तु के रिसर्च करने पर, या वास्तु में जो उन्होंने खोज की है, कई सारे थ्योरीज को सिंप्लीफाई करके गवर्नमेंट के सामने रखा, कॉलेज यानी आर्किटेक्चरल सेमिनार्स में रखा, तो उनको गवर्नमेंट ने उनके इसी कार्य के लिए पद्म भूषण और शिल्प गुरु इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इन ऐसे महान व्यक्ति के पास मुझे रहकर सीखने का मौका मिला है। तो ये गुरु की थोड़ी सी स्तुति मैंने बताई है। अब यहाँ हम वास्तु के टॉपिक पर आ जाते हैं। अब हम वास्तु जो करते हैं उसका पर्पज ये होता है कि हमें उस सुप्रीम एनर्जी के साथ जोड़ना होता है। खुद के साउंड एनर्जी को सुप्रीम साउंड एनर्जी के साथ जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए दो रास्ते हमारे पास होते हैं। हमारी अंदर के सुप्रीम साउंड एनर्जी को, उस हमारे अंदर के साउंड एनर्जी को, यानी हमारी जो जन्म नक्षत्र जिसको हम कहते हैं, वो एक साउंड एनर्जी होती है। और उस साउंड एनर्जी को सुप्रीम साउंड एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने पास जो दो रास्ते होते हैं, उसमें से एक रास्ता होता है मेडिटेशन का, या जिसको हम योग शास्त्र कहेंगे, ध्यान धारणा, वॉट एवर वी वांट वी कैन से। अब ये जो रास्ता होता है, इस रास्ते में भी हम कैलकुलेशन ही करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन किसका करते हैं? टाइम का करते हैं, डेज का करते हैं, या ईयर का करते हैं, यानी कितने साल हमने मेडिटेशन किया, कितना समय हमने मेडिटेशन किया, कितने दिन हमने मेडिटेशन किया। यहाँ भी हमारी वही काउंटिंग होती है, मेजरमेंट वही होता है काउंटिंग करने का। और जो दूसरा रास्ता होता है वो है वास्तु का। अब इसमें भी हम काउंट, मेजरमेंट को ही काउंट करते हैं, डायमेंशन को ही काउंट करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमारी साउंड एनर्जी
और घर की साउंड एनर्जी, ये दोनों को सुसंगत करते हैं जब होती है, एज पर द आयादी कैलकुलेशन, जब ये दोनों सुसंगत होते हैं तो वो घर हमें लाभदायक होता है। और इसको लाभदायक बनाने के लिए फिर से हमें वही मेजरमेंट पर ही आना पड़ता है। जैसे हमने मेडिटेशन में मेजरमेंट फॉलो किए टाइम के या डेज के या ईयर के, इसमें हमें लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट को फॉलो करना होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो रास्ते होते हैं। उसमें से आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो वास्तु का रास्ता डिस्कस कर रहे हैं कि वास्तु का कैसे अपनाया जाता है या वास्तु को कैसे बनाया जाता है। और उसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज ए आयादी। अब ये आयादी का जो सब्जेक्ट है इसका मैं अब इस वेबिनार में हम इंट्रोडक्शन ही देखने वाले हैं, कोई बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में बहुत लंबा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन लेवल पर ही मैं आपको ये आज समझाने जा रहा हूं। ये दो शब्दों से बना हुआ एक वर्ड है आयादी। इसमें दो शब्द आते हैं, आय और आदि। तो यहाँ आय का मतलब होता है लंबाई, लेंथ। अब ये लेंथ जो होती है वो किस चीज की होती है? साउंड एनर्जी की। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जो सदृश्य और अदृश्य है, इन तीनों लेवल पर, धरती, सदृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य ब्रह्मांड, इन तीनों लेवल पर सिर्फ और सिर्फ साउंड एनर्जी है। ये आज का फिजिक्स भी कहता है और प्राचीन काल के उपनिषद और सभी धर्मों के ग्रंथ एक्सेप्ट करते हैं कि ये सब साउंड एनर्जी से ही उत्पन्न हुआ है। और उसी साउंड एनर्जी को कई सारे धर्मों ने अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे कि सनातन धर्म में उसे ओम कहा गया है, किसी और धर्म में आमीन कहा गया है, किसी और धर्म में हूम कहा गया है। तो ऐसे अलग अलग धर्मों के हिसाब से उस एक शक्ति को नाम मिला हुआ है और वो शक्ति होती है साउंड एनर्जी की। और उसी साउंड एनर्जी की लेंथ जो है कुछ फॉर्मूलाज के आधार पर हमें निकालने का तरीका ऋषि मुनियों ने दिया है कि आपके इंटरनल साउंड एनर्जी को कितनी साउंड एनर्जी सुटेबल है जिसका फायदा आपको हो जाए। तो वो कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसी को आयादी कहा गया है। लेकिन आयादी ये सिंगल है क्या? तो नहीं, इट इज नॉट ए सिंगल। उसके साथ कई सारे घटक जुड़े हुए हैं। देर आर मेनी फैक्टर्स विच आर कनेक्टेड विद दैट आयादी। अब आयादी का इंपॉर्टेंस जो है हर ग्रंथ में मिलेगा। वास्तु से जो भी रिलेटेड ग्रंथ आपको आएगा उस हर ग्रंथ में आयादी का टॉपिक आता ही है। अब ये मय मतम में है, इसमें भी आयादी का इंपॉर्टेंस संस्कृत में बताया है। और ये भी इसमें लिखा है कि अगर आप आयादी से कुछ निर्माण कार्य नहीं करोगे तो वो सभी प्रकार के दोषों को कारक बन जाता है। उसके बाद और एक श्लोक मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये सकल धारा नाम का एक ग्रंथ है, दक्षिण भारत का ही ग्रंथ है वो। तो इस सकल धारा ग्रंथ में यही बात लिखी है कि चाहे आप टाउन प्लानिंग कीजिए, विलेज प्लानिंग कीजिए, टेम्पल बनाइए या कोई और भगवान के मंदिर बनाइए, इमेजेस बनाइए, शिवलिंग बनाइए, व्हीकल्स बनाइए, बेड बनाइए, सीट्स बनाइए, जो कुछ भी आपको निर्माण करना है उस सभी निर्माण कार्य में आपको आयादी को प्यूरिफाई करना जरूरी है। यानी इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो कुछ लोगों की ये धारणा है या कुछ लोगों ने ऐसे भी श्लोक पढ़े हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये इस कार्य के लिए आयादी की जरूरत नहीं है, उस उतने हाथ लंबे चीज को बनाने के लिए आयादी की जरूरत नहीं है। ये सारी जो है ये गलत भ्रांतियां हैं। वॉट एवर मैन मेड थिंग, इंसान जो कुछ भी बना सकेगा उस सब के लिए आयादी लागू करने की बात बताई जाती है। वो नॉट ओनली वास्तु, सिर्फ वास्तु ही नहीं है, हर चीज जो मैनमेड थिंग होती है, बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी, सबके लिए एक डायमेंशन देने की बात बताई जाती है जो प्यूरिफाइड होना चाहिए। अब इसके बाद विश्वकर्मा प्रकाश, उसमें भी यही बातें बताई गई है कि चाहे आप प्रासाद बनाइए, आलय बनाइए, पूरे पूरे मतलब टाउन प्लानिंग, वापी मतलब वाटर बॉडीज, प्राकार मतलब कंपाउंड वॉल्स, मंडपे मतलब पब्लिक बिल्डिंग्स, तो इन सभी प्रकार के वास्तु कर्मेशु सर्वेशु आयादी गणित योजते। इस तरह से आयादी गणित का योजन जो है वो हर तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए लागू करना जरूरी बताया गया है। और भी कुछ ग्रंथों के नाम आपके सामने दे रहा हूं।
मुझे पता है आपको सब ग्रंथों के नाम भी पता है, उसमें टॉपिक भी है, ये पता है। बट ये जो बात बहुत से लोगों को लगती है कि ये आयादी इतने हाथ तक ही करना है, उतने हाथ तक ही करना है, दैट इज नॉट ए करेक्ट इंटरप्रिटेशन। ये मुझे बताना है। अब यहाँ एक दत्त महात्म्य बोलकर एक ग्रंथ है, उसमें भी आय व्यय का ही जिक्र किया गया है कि आय व्यय को जो जानता है उसी स्थपति के हाथों आपको घर बनवाना है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो आयादी फॉर्मूलाज जो बने हैं वो कितने हैं और कैसे हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है। तो आयादी के जो फॉर्मूला होते हैं वो टोटल 16 फॉर्मूला बताए गए हैं डॉक्टर स्थपति सर द्वारा। कुछ किताबों में वो फॉर्मूला 21 के संख्या पर भी आते हैं, कुछ में 18 भी आते हैं और कुछ में 24 भी आते हैं। बट डॉक्टर स्थपति सर क्या कहते हैं कि ये सभी ग्रंथों को जब हम मिलाते हैं, इन सभी ग्रंथों के फॉर्मूलाज को जब हम देखते हैं, तो बहुत से ग्रंथों में जो कॉमन कॉमन फॉर्मूला मिलते हैं वो 16 फॉर्मूलाज है, जिसको षड वर्ग आयादी कहा जाए, सॉरी 16 षोडश आयादी ऐसा कहा गया है। तो इन 16 फॉर्मूलाज में से अगर हम पहले 6 फॉर्मूलाज देखते हैं जो घर बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, 10 फॉर्मूला जो होते हैं वो टाउन प्लानिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और टोटल 16 फॉर्मूला जो होते हैं वो मंदिर बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब यहां पर बाकी के फॉर्मूलाज का क्या, ये सवाल मन में आता है कि भाई अगर 18 फॉर्मूलाज है, 24 फॉर्मूलाज है या 21 फॉर्मूलाज है, तो फिर 16 ही पर ही क्यों अड़े रहे हैं, बाकी के फॉर्मूलाज का क्या करना है। तो बाकी के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो दे आर द सब्स्टिट्यूट फॉर्मूलाज, यानी वो लिए या नहीं लिए उसका कोई मायने नहीं रखता है, वो एक सब्स्टिट्यूट फॉर्मूलाज है। बट ये जो 16 फॉर्मूलाज जो बताए जाते हैं वो कंपलसरी मंदिर बनवाने के लिए लेना पड़ते हैं। 10 फॉर्मूला जो है वो टाउन प्लानिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और 6 फॉर्मूला जो है वो घर बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब वो जो फॉर्मूलाज है उनके साथ कौन से घटक जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला पर आयादी टिकता नहीं है। कोई फॉर्मूला के लिए, यानी अगर आप सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करते हो तो उसका कोई अर्थ भी नहीं है और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है। उसके साथ जो जुड़े हुए घटक है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो उसमें पहला घटक जो होता है दैट इज ए सॉइल एग्जामिनेशन, यानी जमीन का चुनाव। जमीन का चुनाव सही ढंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आयादी अप्लाई किए तो कैसे भी जमीन पर कुछ भी करो बोलकर, दैट इज नॉट ए ट्रू वे। तो पहला उसके साथ जुड़ा हुआ घटक होता है जमीन का चुनाव। मुझे भी पता है कि जमीन हर किसी को अच्छी नहीं मिलती है, कोई स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसे परफेक्ट तो किसी को मिलती नहीं है। बट जो कुछ और बहुत से लोगों को विदिशा ही मिलती है, ये भी बातें से जग जाहिर है। तो ऐसे विदिशा में भी कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। ये हमने प्राचीन मोन्यूमेंट पर भी देखा गया है कि जहां विदिशाएं कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन विदिशा कंस्ट्रक्शन में मेन एंट्रेंस किस दीवार पर देना है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और उसी पार्ट को हमारे यानी अपने वास्तुशास्त्र में प्राची का कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी शुद्ध प्राची, ईसा प्राची और आग्नेय प्राची। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा वो समझाया गया है कि विदिशा अगर आपके प्लॉट है या आपकी जमीन विदिशा में है, तो उस कॉन्सेप्ट का आधार लेते हुए, उस ईसा प्राची, शुद्ध प्राची या आग्नेय प्राची का आधार लेते हुए फिर आप घर बनाइए, तो वो घर आपको विदिशा में भी फलदायक होता है। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट इस आयादी के साथ जुड़ा हुआ है, जो सॉइल एग्जामिनेशन और शेप ऑफ द प्लॉट और ओरिएंटेशन के पार्ट में आता है या चैप्टर में आता है। उसके बाद दूसरा जो घटक होता है वो दिशा फाइंड आउट करने का। अब ये दिशा जो फाइंड आउट करनी होती है उसके लिए हमारे वास्तु के जो ग्रंथ होते हैं वो मेनली प्रिफर्ड करते हैं शंकु स्थापना को। तो आप ये सोचोगे कि भाई शहरों में शंकु स्थापना कैसे करें, या बादलों के दिनों में शंकु स्थापना कैसे की जाए, या यूं कहते हैं कि अपार्टमेंट के लिए कैसे शंकु स्थापना करें, ऐसे कई सारे सवाल मन में आते हैं। इसका एक सही उत्तर क्या है कि प्राचीन काल में ये शंकु स्थापना हर कोई करता ही नहीं था। कोई आम आदमी ये शंकु स्थापना नहीं करता था खुद का घर बनाने के लिए।
तो उस जमाने में नगर रचना जब की जाती थी तो सबसे पहले मंदिर बनाया जाता था या धार्मिक स्थल बनाया जाता था, जो भी धर्म का होगा वो गांव हो। तो वो धार्मिक स्थल के ही निर्माण कार्य के लिए सिर्फ शंकु उपयोग में लाया जाता था। उसकी जो दीवारें खड़ी की जाती थी, उन दीवारों को पैरेलल या परपेंडिकुलर करते हुए रास्ते डाले जाते थे, और उन रास्तों को पैरेलल करके प्लॉट्स अलाउड किए जाते थे। तो अब ये कार्य होने की वजह से क्या है कि हर किसी को तो दिशाओं में ही प्लॉट्स मिलते थे या दिशाओं में ही उनके घर बनते थे। तो इस तरह से प्राचीन काल की सिस्टम थी। हर कोई शंकु स्थापना नहीं करता था उस जमाने में, सिर्फ एक ही होता था, और वो होता था मंदिर के लिए या धार्मिक स्थल के लिए। और आप देखोगे भी कई सारे धार्मिक स्थल के बाहर शंकु रखा जाता है। वो पत्थर से बनाया जाता है, लकड़ी का तो वो बनते नहीं थे, वो पत्थरों से बनाया जाता था, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी मंदिर डिमोलिश हो जाए या कुछ किसी कारण से वो गिर जाए या कुछ हो जाए, तो फिर वो शंकु काम में आएगा उस मंदिर दिशा फाइंड आउट करने के लिए। ऐसी उस तरह की व्यवस्था उस जमाने में की जाती थी। तो पहला ये शंकु स्थापना का भी एक घटक रहता है जो आयादी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद तीसरा जो घटक होता है वो है मेजरमेंट यूनिट। इस मेजरमेंट यूनिट के भी कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। उस भ्रांति को भी मैं आज दूर करना चाहूंगा कि ये जो मेजरमेंट यूनिट जो होता है, जिसको अंगुल, हस्त, यवांगुल, दंडक, रज्जु ऐसे अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे आज के ब्रिटिश यूनिट में या मॉडर्न जमाने का जो मेजरमेंट यूनिट है, इसमें कैसा है, किलोमीटर, उसके बाद आता है मीटर, फिर उसके बाद आता है सेंटीमीटर, फिर उसके बाद आता है मिलीमीटर। ऐसे स्टेप वाइज वो नीचे नीचे आ रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से प्राचीन काल में भी पहले होता था रज्जु, सबसे बड़ा मेजरमेंट यूनिट, फिर आता था दंडक, वो उससे थोड़ा छोटा यूनिट, फिर उसके बाद आता था हस्त, फिर उसके बाद आता था यवांगुल, सॉरी अंगुल, और उसके बाद आता था यवांगुल। तो यवांगुल जो है वो सबसे छोटा मेजरमेंट यूनिट होता है, जैसे यहाँ मिलीमीटर है। और रज्जु जो है वो सबसे बड़ा मेजरमेंट यूनिट है, जो कि किलोमीटर के समान रहता है। ओके, ये मेजरमेंट। अब मन में सवाल आता है कि ये अंगुला यूनिट जो है वो क्या उंगली से लिया जाता है या बॉडी पार्ट का मेजरमेंट है? तो नहीं, इट इज नॉट ए बॉडी पार्ट मेजरमेंट। वो बॉडी पार्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे मैंने कई लोगों को ये भी पूछा था कि क्या 1 फीट का मतलब एक पैर के उतना होता है क्या? नहीं, वो 1 फीट का एक डिस्टेंस दिया गया है 12 इंच का। तो उसी तरह से यहां भी अंगुला का एक स्पेसिफिक मेजरमेंट दिया हुआ है, शास्त्र के अंदर अंगुला का भी मेजरमेंट है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि ये अलग अलग मेजरमेंट है। तो अलग अलग मेजरमेंट नहीं है। शास्त्र में अंगुला का मेजरमेंट जो दिया है वो 1 इंच 3/8 है, यानी जिसको हम आज की भाषा में 1.25 इंच ऐसा कहेंगे, उसको आज हम 1.25 इंच ऐसा कह सकते हैं। तो 1.25 इंच का मेजरमेंट जो है उसे एक अंगुल कहा जाता है। उसके जब हम 8 भाग करते हैं तो जो आने वाला आंसर होता है उसको हम यवांगुल कहते हैं। अब इसी 1 इंच 3/8 को 24 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब उसे हम कहते हैं एक हस्त, जो कि 33 इंच का होता है। और उसी एक हस्त को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है एक दंडक, जो कि 11 फीट का होता है। और उसी दंडक को फिर और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक आता है वो रज्जु। तो इस तरह से ये मेजरमेंट यूनिट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट यूनिट आया कहां से या कैसे लिया गया, उसके बारे में ये श्लोक है। तो ये परमाणु के वृद्धि से ये मेजरमेंट यूनिट खोजा गया है। ये बॉडी पार्ट से रिलेटेड मेजरमेंट यूनिट नहीं है, क्योंकि हर किसी के बॉडी पार्ट का मेजरमेंट यूनिट अलग होता है। अब दूसरी बात, शास्त्र में जो बताया जाता है कि स्वामी का हस्त लेना चाहिए घर बनाने के लिए, मिस्त्री का लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। स्वामी हस्त, स्वामी मतलब मेन, वो पर्सन से रिलेटेड नहीं किया गया है उसे। तो स्वामी का मतलब होता है मेन। मेन हस्त क्या है, 33 इंच का। तो वो हस्त यूज करो, या उसके 24 भाग बनाकर एक अंगुल को यूज करो। इस तरह की बात बताई जाती है। स्वामी का मतलब घर का स्वामी या घर का कुटुंब प्रमुख, ऐसी बातें नहीं होती है वो। क्योंकि वो व्यक्ति तो आज है कल नहीं रहेगा, फिर क्या करेंगे हम? ऐसा है ना, सवाल तो ये सबके मन में है कि आज है कल नहीं। बट एक
किशकुमान जिसको नाम दिया गया है, यहाँ जो नाम है ना श्लोक के अंदर किशकुमान, ये सर्व सम्मेत था। सर्व सम्मेत का मतलब क्या है कि ये सब प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता था, जिसको हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट कहते हैं, किशकुमान। तो किशकुमान मतलब 33 इंच का हस्त, उसके 24 भाग करो तो उसका आंसर आता है 1 इंच 3/8। इसको हम अंगुल कहते हैं, दैट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट। अब उसके बाद जो घटक आता है वो आता है रेशो प्रोपोर्शन। वास्तु आयादी के लिए एक चौथा जो फैक्टर जुड़ा हुआ है वो है रेशो प्रोपोर्शन। अब रेशो प्रोपोर्शन जो है वो कई प्रकार के रेशो यहाँ पर बताए गए हैं, जो 5 प्रकार होते हैं मेनली, 1/1 से लेके अप टू 1:2 तक। इनमें से आप कोई भी एक रेशो यूज करके आप कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो, यानी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अब रेशो प्रोपोर्शन के बारे में बात कही जाए तो रेशो प्रोपोर्शन घर का नहीं होता है, भवन का नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन का रेशो प्रोपोर्शन नहीं होता है। वो रेशो प्रोपोर्शन होता है वास्तु पुरुष मंडल का। ध्यान रखना, ये भी बात एक बहुत से लोग भ्रमित या मिसगाइड होते हैं उससे, कि घर रेशो प्रोपोर्शन से बनाना है, कंस्ट्रक्शन रेशो प्रोपोर्शन से बनाना है। नो, वास्तुशास्त्र आपके घर की बात नहीं करता है। वास्तुशास्त्र वास्तु पुरुष मंडल की ही बात करता है कि उसका रेशो 1:2 से ज्यादा न हो। घर आपका कितना भी बड़ा हो सकता है, घर 1 एकड़ में भी बना सकते हो, 10 एकड़ में भी घर बना सकते हो, बट वास्तु पुरुष मंडल का रेशो जो है वो अप टू 1:2 तक ही लेना चाहिए। ये गाइडलाइन दी जाती है और वही श्लोक में बताया गया है। तो ऐसे ये घटक होते हैं जो आयादी से जुड़े हुए हैं। अब वास्तुशास्त्र ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान की भी बात जो करता है वो वास्तु पुरुष मंडल के ब्रह्मस्थान की बात करता है। वो आपके भवन के ब्रह्मस्थान की बात नहीं होती है, ना ही आपके वो पूरे जमीन की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ कर रहा है अपने वास्तु पुरुष मंडल की, वो सिर्फ वास्तु पुरुष मंडल की ही ब्रह्मस्थान की बात होती है। यहाँ आप देखिए, आप श्लोक भी पढ़ लेना, सारी चीजें जो बताई जाती है वो वास्तु पुरुष मंडल से रिलेटेड होती है, वो भवन या घर से रिलेटेड नहीं होती है। हम एक भ्रम में क्या रहते हैं कि हमें जो ये करना है, सेंटर पार्ट निकालना है, वो घर का सेंटर पार्ट निकालना है, लेकिन घर के सेंटर की तो बात ही नहीं हुई है। बात हुई है वास्तु पुरुष मंडल के ब्रह्मस्थान की, ठीक है। और वास्तु पुरुष मंडल जो निकालना होता है उसकी जो लेंथ विड्थ या जो कुछ सरकमफरेंस होगा, या पेंटागोनल होगा, ऑक्टागोनल होगा, 16 साइडेड होगा, जो भी आकार होता है वो सारा प्यूरिफाइड आयादी से ही निकाला जाता है। उसको रेशो प्रोपोर्शन से ही फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए मेजरमेंट यूनिट जो है वो अंगुल या हस्त या यवांगुल यही लेना पड़ता है, तभी जाकर उसके वो अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो इस तरह से ये वास्तु पुरुष मंडल की बात ग्रंथ करता है। अब यहाँ पर आयादी नंबर जो हम अक्सर यूज करते हैं कि आयादी नंबर से हम घर बनाते हैं। अब आयादी नंबर क्या है, तो दे आर नथिंग बट द नेचुरल नंबर्स। आयादी नंबर जो होते हैं वो एक नेचुरल नंबर्स है। जैसे मैंने एक टेबल बनाया और मैं ये कहता हूं कि ये टेबल मैंने 55 आयादी नंबर से बना दिया, या यूं कहिए कि मैंने ये 55 अंगुल का टेबल बना दिया। अब मैंने जब ये वर्ड यूज किया कि मैंने 55 अंगुल का टेबल बना दिया, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा ये 55 अंगुल का क्या है। और शास्त्र में ऐसी ही बात बताई जाती है कि राजा का घर 108 हाथ होना चाहिए, वो राजकुमार का घर 90 हाथ होना चाहिए, ऐसे कुछ जनरल बातें बताई जाती है। क्या समझ में आता है इसमें किसी को? नथिंग, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बट एक्चुअल क्या रहता है कि वो आयादी नंबर्स बताए जाते हैं कि इसका घर इतने आयादी नंबर का होना चाहिए, उसका घर उतने आयादी नंबर का होना चाहिए। ऐसी बातें वहां एग्जाम्पल के तौर पर बताई जाती है। दे आर नॉट फाइनल, ये वो फाइनल नहीं होती है, वो एक एग्जाम्पल होता है कि ऐसा ये बनाया जाए। उसमें ही रेशो प्रोपोर्शन भी डाला जाता है कि उसकी लंबाई अगर इतनी होगी तो चौड़ाई उतनी होनी चाहिए। ये रेशो प्रोपोर्शन के कैटेगरी में डाला जाता है। अब यहाँ पर आयादी नंबर करते कैसा है उसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए ये एक गिल्ली डंडे का खेल है। अब इस गिल्ली डंडे के खेल में ये हाथ में डंडा है, उसको हम एज्यूम करेंगे
वो हस्त यूनिट है, इट इज ए हस्ता यूनिट। और ये छोटी गिल्ली जो है इसको एज्यूम कीजिए वो अंगुला यूनिट है। ओके, अब ये खेल कैसा रहता है कि ये बच्चा जहां से ये गिल्ली को मारता है उस जगह से ये गिल्ली जहां भी जाकर गिरेगी वहां तक उसको काउंट करना पड़ता है ये डंडे को। फॉर एग्जाम्पल ये गिल्ली जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर गिर गई, जिसने यहां से जिसने मारा है वो, तो वो क्या बोलता है कि यहां से मेरे वो गिल्ली जहां तक गिरी है वहां तक एक 32 डंडे बैठ जाएंगे। अब अगर वो काउंटिंग शुरू कर देता है यहां से, वो 32 डंडे जमीन पर डालता है, वो गिल्ली तक अगर वो 32 डंडे बराबर बैठ जाते हैं इसका मतलब वो जीत गया। अगर वो नहीं बैठते हैं, कम या ज्यादा होते उसका मतलब वो हार गया, यानी उसका तर्क जो है वो अंदाज जो है वो गलत हो गया, दैट मीन्स ही लॉस। तो ऐसा ही ये आयादी नंबर का होता है। अब एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए आयादी नंबर 9 उदाहरण के तौर पर। अब इसका मैं क्या कर रहा हूं, एक वस्तु बनाने के लिए उपयोग कर रहा हूं। 9 आयादी नंबर से मैं एक वस्तु बना रहा हूं, या यूं कहिए 9 अंगुल से मैं एक वस्तु बना रहा हूं। तो इस 9 नंबर के साथ जो है मुझे जोड़ना पड़ता है अंगुला यूनिट, जो कि 1 इंच 3/8 है, 1.25 इंच का वो मेजरमेंट यूनिट है। तो इसको जब मैं कैलकुलेटर पर मेजर करता हूं 1 इंच 3/8 मल्टीप्लाई बाय 9, तो लंबाई मुझे मिलती है 12 इंच 3/8। ये लेंथ मिल गई। इसका मतलब मैंने क्या किया कि इस अंगुला यूनिट को 9 बार जमीन के ऊपर डाला। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ऐसा 9 बार मैंने इस आयादी नंबर 9 को या इस अंगुला यूनिट को जमीन के ऊपर डाल दिया। तो अब मुझे ये जमीन के ऊपर क्या मिल गई है, एक लेंथ मिल गई है, जो इस जमीन के ऊपर की साउंड एनर्जी होती है उसकी मैंने एक लंबाई माप ली। अब ये लंबाई जो लेंथ है जिसको आय कहा जाता है, ये मेरे लिए शुभ कारक है या नहीं है, ये चेक करने के लिए मुझे आयादी फॉर्मूलाज फॉलो करना पड़ते हैं। वो जो फॉर्मूला जो दिए गए हैं आय व्यय योनि वार नक्षत्र वगैरह, वो फॉर्मूला मुझे फॉलो करना पड़ते हैं इस लंबाई को शुभ या अशुभ परिणाम को जानने के लिए। तो वो सारे मैं फॉलो करके मान लेता हूं कि मुझे ये 9 आयादी नंबर की लंबाई जो कि 12 इंच 3/8 है ये बहुत शुभ कारक है। अब ये सिर्फ लंबाई है जो निराकार है, इसका कोई आकार ही नहीं है। तो आकार देने का काम कौन करेगा, रेशो प्रोपोर्शन करेगा। अगर मैं इस लंबाई को 1:1 का रेशो यूज करूंगा, यानी 4 टुकड़े कर दूंगा इसके, 1:1 का मतलब होता है चौकोन मुझे कुछ बनवाना है, तो मैं इसके 4 टुकड़े करता हूं और उन टुकड़ों को फिर से जोड़ देता हूं इस तरह सा आकार देते हुए, उन टुकड़ों को आकार देते हुए फिर से जोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये जो बाहर का जो एरिया है या बाहर की जो लेंथ है, उस लेंथ पर साउंड एनर्जी रहेगी उस आयादी नंबर की, जिसको हम नक्षत्र कहते हैं। इस 9 आयादी नंबर का नक्षत्र, उसकी वो साउंड एनर्जी ये लंबाई और ये लेंथ एंड विड्थ पर होगी। और ये जहां पर मैं रखूंगा, मान लो जमीन के ऊपर अगर ये स्क्वायर रखता हूं या किसी लकड़ी के ऊपर ये स्क्वायर रखता हूं, तो उस जगह की वो जो साउंड एनर्जी होगी वो सेंटर में होगी, जिसको हम ब्रह्म स्थान की ऊर्जा कहते हैं। वो असल में नीचे की धरती की ऊर्जा होती है। जब हम घर बनाते हैं और कहते हैं कि ये ब्रह्म स्थान की ऊर्जा है, इसका अर्थ ये होता है कि वो धरती के अंदर की ऊर्जा है जो आपने एक लेंथ विड्थ के द्वारा उसको कैद किया है या बंदिश किया है। हालांकि वो बंदिश ये वर्ड भी उसके लिए सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा को हम बंदिश नहीं बना सकते। हमने उसको ट्यून अप किया है उतने लेंथ एंड विड्थ का, कोई कंस्ट्रक्शन या कोई वस्तु बनाकर उस पे उस धरती के ऊपर प्लेस करके। तो ये रोल प्ले करता है आयादी। तो आयादी ये अकेला है क्या, बिल्कुल भी नहीं, आयादी अकेला नहीं है, उसके साथ कई सारे घटक है और वो सारे घटक हमें समझना पड़ते हैं। अब आय, आय का मतलब कि ये जो 6 फॉर्मूला जो है उसके शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो आय का मतलब होता है हेल्दी एनर्जी, उसको कुछ लोगों ने आयम बोल दिया है, इनकम बोल के ऐसा भी बताया है, बट आय का असली मतलब होता है हेल्दी एनर्जी, कि आपके
कंस्ट्रक्शन में हेल्दी एनर्जी कितनी है। दूसरा होता है व्यय। तो व्यय का मतलब क्या है कि आपके घर की अनहेल्दी एनर्जी कितनी है। जाहिर सी बात है, हेल्दी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, अनहेल्दी कम होनी चाहिए। तो आय व्यय ये कम ज्यादा होना चाहिए। अब ये है तीसरा फॉर्मूला, योनि फॉर्मूला। अब इसी योनि फॉर्मूला को कुछ ग्रंथों में आय के नाम से जाना है, आय के नाम से भी इसको जाना है नॉर्थ इंडिया के ग्रंथों में। साउथ इंडिया के ग्रंथों में इसे योनि फॉर्मूला कहा गया है। अब इसे योनि फॉर्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला डिसाइड करता है कि जो कंस्ट्रक्शन आप करोगे जिस वास्तु पुरुष मंडल की लेंथ विड्थ का, उसके अनुसार उस वास्तु पुरुष मंडल का मुख्य द्वार किस दिशा की तरफ फेस करेगा। अब ये दिशा कोई सुई के कांटे पर नहीं होती है, वो हम उस दीवार के 9 भाग करेंगे या 7 भाग करेंगे, वॉट एवर डिविजन हमें करना है, वो उसके अनुसार वो किस दीवार के ऊपर डालना है, ये योनि फॉर्मूला तय करता है। तो वास्तु के अंदर मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा में होना चाहिए, ये तय करता है योनि फॉर्मूला। उसके बाद आता है वारम, ये अगला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या तय करता है कि वो जो साउंड एनर्जी आपके घर में है, वास्तु के अंदर सिर्फ साउंड एनर्जी होती है, बाकी दूसरी कोई एनर्जी नहीं है। तो ये जो साउंड एनर्जी है, ये साउंड एनर्जी इस दिन, जैसे हमारे ये संडे मंडे ट्यूसडे जो जो वार होते हैं, रविवार सोमवार, तो वो किस दिन ज्यादा एक्टिव रहेगी, ज्यादा एक्टिव मतलब ज्यादा फलदायक रहेगी, वो ये वारम का फॉर्मूला तय करता है। इसके आगे का फॉर्मूला आता है अंश का फॉर्मूला। अंश, तो अंश मतलब इस साउंड एनर्जी के गुण क्या मिलेंगे आपको। जैसे हम कहते हैं कि मेरा अंश मेरे बेटे में आ गया, मतलब मेरे गुण उस बेटे में आ गए। तो अंश का मतलब होता है गुण। ऐसे 9 प्रकार के गुण यहाँ पर बताए गए हैं। तो उन 9 प्रकार के गुणों में से कौन सा गुण वो घर आपको देगा, वो इस अंश के फॉर्मूला में, इसको अम्सा भी कहा जाता है, वो फॉर्मूला देता है। उसके बाद आता है नक्षत्र। मतलब नक्षत्र का मतलब साउंड एनर्जी। तो उस घर के ऊपर कौन से नक्षत्र की साउंड एनर्जी कार्य कर रही है, वो ये नक्षत्र का फॉर्मूला बताता है। अब व्यक्ति का नक्षत्र वो पैदा होने के बाद देखा जाता है, बिना पैदा हुए व्यक्ति का नक्षत्र तो देखा नहीं जाता। या किसी कुंवारी लड़की को ये नहीं कहा जाएगा कि तेरे पेट में जो बच्चा पैदा होगा इन फ्यूचर में 10 साल बाद या दो जितने जो भी शादी के बाद, उसका नक्षत्र ये होगा, वो पहले चरण में आएगा, दूसरे चरण में आएगा, बोलता ये कुंवारी लड़की को नहीं बता पाएंगे। बट वास्तुशास्त्र में अगर हम कोई घर निर्माण करने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो कितने लंबाई और चौड़ाई के घर में कौन सी नक्षत्र की साउंड एनर्जी कार्य करेगी, ये बिना कंस्ट्रक्शन के हम बोल सकते हैं, जस्ट बाय डूइंग द कैलकुलेशन। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि हम बिना कैलकुलेशन या बिना एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के घर की साउंड एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं पहले ही, बिना बनाए। उसके बाद आता है आयुल। अब ये जो आयुल फॉर्मूला है, ये आयुल फॉर्मूला तय करता है कि जो साउंड एनर्जी उस घर पर कार्य कर रही है, उसकी आयु कितनी रहेगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आयु यहां डिसाइड नहीं होती है, तो साउंड एनर्जी की आयु यहां डिसाइड होती है। कुछ आयु 5 साल होती है, कुछ 50 साल होती है, कुछ 10 साल होती है, 30 साल होती है, 40, 50, 60, यानी 1000 तक ये आयु निकाली जाती है। तो ऐसे कहीं अनुभव आपको आए होंगे कि कुछ फैमिलीज किसी वास्तु में रहने के बाद पहले 20-30 साल बहुत मजे में गुजारते हैं, और उसके बाद उनको परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो उसका मेन कारण होता है उस घर की जो ऊर्जा है, उसकी आयु जो है, अब वो पतन होना शुरू हो रही है। तो आयु का फॉर्मूला डिसाइड करता है कि आपका घर आपको कितने सालों तक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर वो आयु बाकी के फॉर्मूलाज बिगड़े हैं तो वो कितने सालों तक बुरे रिजल्ट देगा, ये भी यही फॉर्मूला तय करता है। तो ये इस तरह से घर बनाने के लिए इतने फॉर्मूले यूज किए जाते हैं।
मंदिर के लिए टोटल 16 फॉर्मूलाज देखे जाते हैं, वो हाईली प्यूरिफाइड रहता है। तो प्राचीन काल में, अब ये भी बात आपको एक क्लियर कर रहा हूं मैं, प्राचीन काल में कुछ नगर रचनाएं, कुछ, ओके नॉट ऑल, कुछ नगर रचनाएं ऐसी होती थी जिसमें सिर्फ मंदिर का ही आयादी किया जाता था हाईली प्यूरिफाइड 16 फॉर्मूला से, और उसके गर्भगृह के पदमंडल को पूरे नगर में फैलाया जाता था और उसके अनुसार सब लोगों के घर बनाए जाते थे। तो वो जो राज मिस्त्री होता था जिसने वो मंदिर का निर्माण किया होता था, या जो मेन स्थपति होता था, बहुत प्राचीन काल की बात कर रहा हूं, तो वो क्या करता था, हर किसी के घर के लिए एक स्पेसिफिक मेजरमेंट डाल देता था कि वो तेरा जो है किसी का घर वो 10 पद का होगा, किसी का घर, सॉरी, किसी का घर 50 अंगुल का होगा, किसी का घर 100 हस्त का होगा, लाइक दैट। वो डिसाइड कर देते थे, क्योंकि वो सारे जो प्रमाण होते थे वो मंदिर से रिलेट हो किए जाते थे। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ मंदिर इंटेंशनली गलत बनाए गए हैं। मैंने जब मेजरमेंट लिए हैं तो मुझे वो मेजरमेंट गलत दिखे हैं, और कुछ मंदिर वो इंटेंशनली गलत बनाए जाते हैं ताकि वो राज्य ही नष्ट हो जाए, वो राजा का कुल भी पूरा नष्ट हो जाए। इस तरह से कुछ मंदिर जो है वो गलत भी बनाए जाते हैं। हमें लगता है यार यार ये तो गलत बन गया है, बट वो कुछ काम जो है उस जमाने में इंटेंशनली किया गया रहता है। ठीक है, ऐसे भी नजर आते हैं। तो इस तरह से ये आयादी जो है वो हिडन सीक्रेट है इस वास्तु का, जो दिखता नहीं है, बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सीक्रेट की ऑफ वास्तुशास्त्र। आयादी को सीक्रेट की कहा गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार डॉक्टर स्थपति सर के, कि उन्होंने इस लैंग्वेज, इस शास्त्र को, यानी जो छुपा हुआ शास्त्र था साउथ इंडियन लैंग्वेज में, उसे उन्होंने अंग्रेजी में कन्वर्ट करके अंग्रेजी भाषा में लोगों को सिखाया, देश के और विदेश के। दुख की बात यह है कि उनके पास जो भी अपने देशवासी सीखने गए थे उन्होंने उसका प्रचार उतना नहीं किया, बट अंग्रेजों ने इसका बहुत ज्यादा प्रचार किया उनके खुद के देशों में। आज भी वो लोग उसको बहुत भली भांति अप्लाई करते हैं, सिखाते भी है, और बहुत सारे कार्य वो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि माइन्यूट ऑफ फ्रिक्शंस क्या होते हैं, उसके साउंड एनर्जीज के रिजल्ट कैसे आते हैं, ये सारी बातें उनको पता है। हमारे देशवासियों को ये बातों की उतनी अहमियत नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और सर ने ये बात हमें एक बार बोलकर बताई थी कि मुझे बहुत दुख होता है जब अपने ही देश के लोग मेरे किए गए रिसर्च को नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात उन्होंने खुद बोलकर हमें बताई थी क्लास के अंदर। और इसी वजह से वो कहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा विदेशी लोगों को ये पढ़ाता हूँ बोलकर। दिस इज व्हाट ही सेड अस। और ये उनकी बहुत दुख की कहानी थी, ये दुख भरी उनकी बातें थी। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था, हर चीज मैनमेड होती है, तो ऐसे कई सारे वास्तु के उपाय हम इसको कहेंगे एक तरह से, कि ये पानी के जो बर्तन होते हैं इनको भी अगर हम प्यूरिफाइड मेजरमेंट से बनाते हैं, तो उसके अंदर रखा हुआ पानी जब हम पिएंगे तो उसके अंदर की वो साउंड एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करेगी और हमें एक कवच का काम करेगी हमारे शरीर के ऊपर, कि वो बाहर के वास्तु दोष का परिणाम अपने शरीर के ऊपर ना हो। ऐसा ये कार्य यहाँ पर होता है। आपने देखा भी होगा कि कई सारे गांव में जब प्राचीन मंदिर बनाए जाते थे उनके बाजू में एक जल कुंड बनाया जाता था। पुष्करणी उसको कुछ लैंग्वेज में कहा जाता है, जल कुंड। अब ये जो जल कुंड है, कभी आप मेजरमेंट करके देखना, उसका मेजरमेंट भी काफी सही आयादी में बैठता है। अब वो इसलिए लिया जाता है, जल कुंड बनाया जाता था ताकि लोग यहाँ की भी ऊर्जा ले और पानी से भी ऊर्जा ले, दोनों तरफ से उनको लाभ मिले, भक्तों को, वहां आने वाले लोगों को। इसलिए जल कुंड भी आयादी से बनाया जाता था। मैंने खुद अपने हाथों से मेजर किए हैं कुछ जल कुंड को जो मंदिर के बाहर बने थे। प्योरली वो प्यूरिफाइड मेजरमेंट में रेशो प्रोपोर्शन में बने हुए पाए गए हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये बनाने का उद्देश्य क्या होता था। दूसरे उद्देश्य तो रहते ही थे कि लोग आएंगे, उनको पानी पीने को मिलेगा, कुछ मुकाम करेंगे तो
बाकी कार्य के लिए पानी मिलेगा, बट उसका मेन पर्पस था कि उस पानी की एनर्जी का लाभ उन लोगों को मिलता रहे। इसलिए तो हम उसको तीर्थ कहते हैं। सादा पानी और एनर्जेटिक पानी, इन दोनों में वही फर्क होता है। जब एक पुजारी हाथ में लोटे में कहीं से तो भी पानी लेकर आता है, मंदिर में मंत्रोच्चारण करता है, उस हाथ लोटे को हाथ में रखते हुए, फिर वो जो पानी सादा लाया जाता है वो तीर्थ बन जाता है, क्योंकि जो उच्चारण उसने किया था मंत्रों का, उस उच्चारण के वजह से वो सही बात। पानी वो मंत्रों को अब्जॉर्व कर लेता है और वो तीर्थ बन जाता है, और वो हाईली एनर्जेटिक हो जाता है पानी। तो इस तरह से वही काम कुंडों के माध्यम से किया गया है। फिर ऐसे धार्मिक चिन्ह भी हम आयादी से बनाते हैं, किसी भी धर्म का हो, व्यक्ति जो भी धर्म को मानता हो, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पहुंचना एक ही जगह पर है, फिर रास्ते सिर्फ अलग अलग होते हैं। तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके जो श्रद्धा होती है उसके चिन्ह की, वो हम आयादी के हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद बस एक 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूं मैं। ये कुछ किताबों को मैंने ट्रांसलेट किया है, अपनी खुद के मन की लैंग्वेज इसमें कुछ नहीं है, ये सारी डॉक्टर स्थपति सर का नॉलेज है। जो अंग्रेजी में था उसको मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, तो इन किताबों को भी लिखा है, और यही बातें मैं कोर्स के माध्यम से भी सिखाता हूँ। शॉर्ट में मैंने आपको आयादी का इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि आयादी के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं, वो बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैंने नहीं बताई है, बट हाँ जी कोशिश की है कि आपको वो उससे दूर रखे। जिस बॉडी पार्ट के मेजरमेंट की आप बात करते हो उसे देहलब्ध अंगुल कहा जाता है, और वो पर्सनल वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। ये भी बात यहाँ पर मैं क्लियर करना भूल गया था, वो अभी क्लियर करता हूँ कि वो देहलब्ध अंगुल यानी किसी व्यक्ति को अगर खुद के लिए एक आसन बनाना है, तो उसको अगर 1 इंच 3/8 नहीं लेना है, तो फिर उसके बॉडी पार्ट के मेजरमेंट का हम यूज करके बना सकते हैं। बट वो मेजरमेंट यूनिट उसको ही लाभदायक होता है, वो अन्य लोगों को लाभदायक नहीं होगा। ठीक है, वो एक मेजरमेंट यूनिट स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है, इसलिए हम उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करते हैं। जो स्टैंडर्ड होता है उसी की चर्चा ज्यादा होती है। तो इस तरह से मेरा एक दूसरा कोर्स रहता है टेम्पल वास्तु का। टेम्पल वास्तु में बड़े बड़े मंदिर कैसे बनाए जाते हैं, उसके मेजरमेंट्स, मूर्तियों के मेजरमेंट्स, शिखर, गर्भगृह, सभा मंडप, ये सारी चीजें कैसे मेजर की जाती है या कैसा उसका मेजरमेंट लिया जाता है, वो भी सिखाता हूँ। और आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे मंदिर जो होते हैं उनके ट्रस्टीज में, उसके भक्तों में कई सारी नाराजियां होती है कि जब से वो मंदिर बनाया हुआ है, तो मंदिर को निर्माण करने वाला कभी मर जाता है, ट्रस्ट बॉडी में आपसी मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मंदिर दुर्लक्षित हो जाता है, खंडर बन जाता है, या वहाँ लोग भक्ति या भक्ति भाव से आते नहीं हैं। तो ऐसे कई सारे जो कारण बनते हैं उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं बाय द आयादी फॉर्मूलाज, वो भी हम कार्य इसमें यानी सिखाते हैं, करते हैं। तो उसके भी अच्छे परिणाम मिलते हैं जब हम उसके डायमेंशन चेंज करते हैं। सवाल ग्रुप पर किया गया था कि मेजरमेंट में कितना टॉलरेंस होना चाहिए, यानी 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच ऐसा टॉलरेंस कहा जाता है। बट इन रियलिटी टॉलरेंस जो है वो 1/16 यानी 1 इंच के अंदर जो 16 दोरे होते हैं, उसमें से हम मैक्सिमम 1/16 का ही टॉलरेंस देना चाहिए, इतनी एक्यूरेसी हमारे काम में हो। अब वो गलती होती है या लोग उसको वैल्यू नहीं देते, ये बात अलग है। बट अगर हम कहेंगे कि हमें बहुत एक्यूरेसी से काम करना है, तो हमें टॉलरेंस 1/16 का ही एक्सेप्टेबल है यानी परमिसेबल है। ओके। और जिसको लगता है कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, तो हाईली एडवांस टूल जो मेजरमेंट वाले होते हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए, उससे वो सारी चीजें पॉसिबल होती है। बस थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ती है कि मेजरमेंट चेक करते बैठना पड़ता है, वाकई में वो सही है या गलत है, या काम करने वाले, क्योंकि आखिर काम करने वाले के हाथ वो भी इंसान ही है, कुछ ना कुछ गलती उसके हाथ से होती है। फिर उसकी निगरानी रखने के लिए तो आपको वहां खड़ा रहना होता है कि जो भी गलती वो मेजरमेंट में करेगा उसको ठीक कर दीजिए तुरंत, ताकि वो बन जाए। अगर हम अपना लेजीपन बताएंगे तो वो तो गलती करेगा ही करेगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर प्रस्तुत किया था। आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया इस इंट्रोडक्शन को सुने, समझे